भारत के लोग ये मानते हैं आरक्षण हमारा मौलिक अधिकार है, सीधे से मिल जाए तो बढ़िया और ना मिले तो कुछ। इतना ही नहीं, अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को अपना अधिकार मानते हुए कुछ ऐसा करने से भी नहीं चूकते। इसके अलावा हम अपना देश देखना तो ऐसा चाहते हैं, पर काम चलो मान लिया कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो तब से हैं जब से कॉन्स्टिट्यूशन बना था, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि अमेंडमेंट्स से जोड़े गए प्रोविजंस कम वैल्यू रखते हैं। मैं बात कर रही हूँ 42वें संविधान संशोधन से जुड़े फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में, जिसकी इंपॉर्टेंस अब कई गुना ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने आजादी के इस अमृत काल को देश के हर नागरिक का कर्तव्य काल कहा है। अब ये तो हम सभी जानते हैं कि भारत उन चुनिंदा देशों में से एक है जहां लोकतंत्र की गौरवशाली परंपरा प्राचीन काल से ही पाई जाती है। भगवत गीता और रामायण में भी लोगों को अपने कर्तव्यों के पालन के लिए कहा गया है। जैसे कि गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी फल की अपेक्षा किए बिना अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए। इसी तरह से महात्मा गांधी जी का भी कहना था कि हमारे अधिकारों का सही स्रोत हमारे कर्तव्य होते हैं, और यदि हम अपने कर्तव्यों का सही ढंग से निर्वाह करेंगे तो हमें अपने अधिकारों को मांगने की जरूरत नहीं होगी। इसी बात को ध्यान में रखकर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल भी किया गया है। ये केवल भारतीय नागरिकों पर ही लागू होते हैं। फंडामेंटल राइट्स के जैसे मौलिक कर्तव्य भारतीय नागरिकों को और विदेशी नागरिकों को लागू नहीं होते हैं। मौलिक कर्तव्यों को अगर भारतीय नागरिक मानने लगे तो ये एक तरह से हमारे देश को विकसित राष्ट्र बनाने में काफी मददगार साबित हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम यूएसए की बात करें तो यहाँ के नागरिकों के लिए सिटीजन अल्मनाक नाम का एक डॉक्यूमेंट जारी किया जाता है, जिसमें दी गई ड्यूटीज को यूएसए के सभी नागरिकों को मानना जरूरी होता है। इसके अलावा सिंगापुर में भी विकास की कहानी वहाँ के नागरिकों द्वारा कर्तव्यों के पालन से ही शुरू हुई थी, जिसका नतीजा आज हम सबके सामने है। सिंगापुर बहुत ही कम समय में एक अल्प विकसित राष्ट्र से एक हाईली डेवलप्ड कंट्री में बदल चुका है। भारत में फंडामेंटल ड्यूटीज को कॉन्स्टिट्यूशन में रखा तो गया है, लेकिन इनका नॉन एनफोर्सेबल होना इसकी एक सबसे बड़ी खामी है। नॉन एनफोर्सेबल से मतलब है कि अगर कोई नागरिक इसको नहीं मानता है, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली इसे वॉयलेट कर देता है, तो हम इन फंडामेंटल ड्यूटीज को किसी कोर्ट से इन्फोर्स यानी कि लागू नहीं करा सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर एक तरह से देखा जाए तो ये एक चेतावनी का काम करते हैं कि लोग झंडा जलाना, संविधान का अपमान करना, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना या फिर शांति भंग करना या ऐसी और असामाजिक गतिविधियों में किसी भी तरह से शामिल ना हो। फंडामेंटल ड्यूटीज की इंपॉर्टेंस को बताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एम्स स्टूडेंट यूनियन वर्सेस एम्स 2001 के मामले में ये कहा था कि फंडामेंटल ड्यूटीज भी उतनी ही इम्पोर्टेंट हैं जितनी के फंडामेंटल राइट्स, क्योंकि कर्तव्यों के पहले भी वही सेम वर्ड फंडामेंटल जोड़ा गया है जो हमारे संविधान निर्माताओं ने भाग 3 के अधिकारों के पहले जोड़ा है। माना इन ड्यूटीज को हम कोर्ट से सीधे लागू नहीं करा सकते, लेकिन इन्हें भी कम मत समझना। हमको ये पता होना चाहिए कि अगर इन ड्यूटीज पर सरकार कोई कानून बना देना तो इनको ना मानने पर भी हमको सजा हो सकती है। यकीन नहीं आता तो ये सुनो, आर्टिकल 51A जिसमें फंडामेंटल ड्यूटीज दी गई हैं, इसका क्लॉज आई ये कहता है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वो सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे। लेकिन अगर कोई नागरिक सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है या प्रदर्शन के नाम पर हिंसा करता पाया जाता है तो आईपीसी के सेक्शन 425 के तहत अपराध का दोषी होता है। और इसके अलावा सार्वजनिक संपत्ति नुकसान रोकथाम अधिनियम 1984 के तहत 5 साल की सजा या जुर्माना या फिर दोनों से दंडित किया जाता है। इसी तरह से संविधान का पालन करना, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना ये भी भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। और अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो द प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स ऑफ नेशनल ऑनर एक्ट 1971 के सेक्शन 2 और 3 के तहत 3 साल तक की जेल या जुर्माना या फिर दोनों की सजा होती है। अब हमें ये तो पता है कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज को शामिल नहीं किया गया था, और आपको ये भी पता होगा कि स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशंस पर इन ड्यूटीज को 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 से जोड़ा गया। पार्ट 4A एक नया पार्ट बनाया गया जिसमें सिर्फ एक आर्टिकल 51A रखा गया, जिसमें शामिल की गई 10 फंडामेंटल ड्यूटीज।
42nd अमेंडमेंट, जिसे आज तक का मोस्ट कंट्रोवर्शियल अमेंडमेंट माना जाता है, उसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इस अमेंडमेंट से कॉन्स्टिट्यूशन का जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर था उसको लगभग बदल दिया गया था। ये कंट्रोवर्शियल अमेंडमेंट इंदिरा गांधी सरकार के लॉ मिनिस्टर एचआर गोखले ने इमरजेंसी के दौरान पेश किया था। इस अमेंडमेंट से नागरिकों की स्वतंत्रता पर रोक लग गई थी, जिससे जनता में नाराजगी थी। इसी अमेंडमेंट के कारण 1977 के आम चुनाव में इंदिरा गांधी हार गईं और भारतीय इतिहास में पहली बार एक नॉन कांग्रेस पार्टी जनता पार्टी से मोरारजी देसाई की जीत हुई। जनता पार्टी ने ये वादा किया था कि 1976 से पहले की स्थिति में संविधान को वापस लाया जाएगा, जिसके बाद 43rd एंड 44th अमेंडमेंट एक्ट लाकर स्थिति को सुधारा भी गया। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि पूरी तरह से 42nd अमेंडमेंट से असहमत होने के बाद भी जनता पार्टी ने पार्ट 4A, जो कि फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में है, उसको न सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन में बनाए रखा, बल्कि 2002 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तब एक नई ड्यूटी यानी कि 11वीं ड्यूटी को भी संविधान में 86th अमेंडमेंट एक्ट लाकर शामिल किया गया। इस 11वीं ड्यूटी को उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश राज्य के जजमेंट के आधार पर शामिल किया गया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था दैट all the citizens who are below the age of 14 years have a right to free and compulsory education। जिसके बाद आर्टिकल 51A में क्लॉज के जोड़कर 11वीं ड्यूटी बढ़ाई गई, जो ये कहती है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह अगर माता पिता या संरक्षक है तो वह अपने 6 से 14 साल तक की उम्र के बच्चे को शिक्षा का अवसर प्रदान करे। ये तो माता पिता की ड्यूटी बनाई गई। इसके साथ ही राज्य को भी ये जरूरी कर दिया गया कि राज्य बच्चों को शिक्षा का अधिकार देने से वंचित नहीं करेगा, जिसके लिए क्या किया गया कि संविधान के भाग 3 में जो मौलिक अधिकारों के बारे में बात करता है उसमें एक नया आर्टिकल 21A जोड़ा गया, जो ये कहता है कि राज्य 6 से 14 साल तक की उम्र वाले सभी बच्चों के लिए मुफ्त और जरूरी शिक्षा देने का उपबंध करेगा। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल ड्यूटी का कॉन्सेप्ट लिया गया है वो लिया गया है यूएसएसआर से, जो कि एक फेडरल स्टेट था 1922 से 1991 तक। इसको हम कम्युनिस्ट कंट्री में भी काउंट करते थे। और अगर लोकतंत्र यानी कि डेमोक्रेटिक कंट्री की बात करें तो भारत के अलावा जापान एक ऐसा अकेला देश है जिसके संविधान में फंडामेंटल ड्यूटीज को रखा गया है। ये तो हम सभी कहते हैं कि फंडामेंटल ड्यूटीज नॉन एनफोर्सेबल है, बट एक बात है कि इस रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन में कोई प्रोविजन नहीं है। जैसे फंडामेंटल ड्यूटीज की तरह डीपीएसपी भी नॉन एनफोर्सेबल है, जिसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 37 एक क्लियर प्रोविजन कर देता है। लेकिन वहीं फंडामेंटल ड्यूटीज के लिए ना तो इन्हें लागू करने का कोई प्रोविजन किया गया है और ना ही लागू नहीं करने के लिए कोई प्रोविजन किया गया है। बट अगर हम फंडामेंटल ड्यूटीज को कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 20 के क्लॉज 1 के साथ पढ़ें तो हम ये बात थोड़ा समझ पाएंगे। आर्टिकल 20 का क्लॉज 1 ये कहता है कि किसी व्यक्ति को अपराध का दोषी ठहराए जाने से पहले उस अपराध के लिए कानून बना होना जरूरी है और उस व्यक्ति के काम से उस कानून का उल्लंघन भी हुआ होना जरूरी है। तो जैसा मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि अगर सरकार इन ड्यूटीज पर कोई कानून बना दे तो इनको ना मानने पर भी सजा हो सकती है। अब ध्यान देने वाली बात है कि फंडामेंटल ड्यूटीज को एक्सप्रेसली कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किया गया 1976 में, लेकिन इन ड्यूटीज के वायलेशन के लिए जो कानून है वो भारत की आजादी के बाद से ही बनने शुरू हो गए थे। और एक तो इंडियन पिनल कोड जो 1860 का है वो तो बहुत ही पुराना है, उसकी तो बात ही अलग है। इतने सबके बाद भी लोगों तक ये ड्यूटीज अपनी पकड़ ही नहीं बना पा रही थी। तो इस प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए 1998 में बनी जस्टिस वर्मा कमेटी, जिसका ये एम था कि सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड स्कूल्स में इन फंडामेंटल ड्यूटीज को लागू कराने के लिए और सिखाने के लिए एक स्ट्रेटेजी तैयार करें। और इस समिति ने अपनी जांच में ये पाया कि देश में इन ड्यूटीज के नॉन ऑपरेशनल होने का जो मेन कारण है वो इसके लिए कोई रणनीति नहीं बनाई गई है कि ये कैसे काम करेंगी। जिसके बाद जस्टिस वर्मा कमेटी ने इन ड्यूटीज को कुछ पहले से बने कानूनों के प्रोविजन से कनेक्ट किया और इनको न माने जाना पनिशेबल हो गया, जैसे कि नेशनल फ्लैग, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड नेशनल एंथम को डिसरिस्पेक्ट नहीं किया जा सकता अंडर प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971। कास्ट एंड रिलीजन रिलेटेड ऑफेंसेस होने पर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1995 के तहत सजा का प्रावधान किया गया है। राष्ट्र की एकता और अखंडता के विरुद्ध किए गए घातक लांछन दावों का किया जाना आईपीसी के कई सेक्शंस के तहत पनिशेबल है। इसके अलावा आर्टिकल 51A के क्लॉज G को पूरी तरह से लागू किया जाए, इसके लिए फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 बनाया गया था।
तो मैं उम्मीद करती हूँ फंडामेंटल ड्यूटीज़ पर ये सेशन आपकी आंसर राइटिंग में हेल्प करेगा। और अगर सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। लीगल ग्रेविटी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे साथ बने रहें। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।